हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन होगी। डिक्टेशन की गति 160 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जेपीसी की मांग जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामे से हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दी। कांग्रेस ने इस मांग को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन भी किया। इन शहरों में जयपुर भी शामिल है। बहुत दिन नहीं हुए जब जयपुर में आयोजित निवेशक सम्मेलन में अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने भागीदारी की थी और राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा का स्वागत स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। यदि कांग्रेस को अदानी समूह से इतनी ही परेशानी है तो फिर क्या उसके लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अपने शासन वाले राज्यों से उसे बाहर करें। जहां तक अदानी समूह के कामकाज को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किए जाने की मांग है, इसका औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ समय पहले तक विपक्ष यही मांग कर रहा था कि अदानी मामले की जांच या तो संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय जांच समिति गठित कर विपक्ष की मांग पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति बनाए जाने के बाद भी विपक्ष की ओर से संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग केवल देश का ध्यान बटाने और समय बर्बाद करने वाली ही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति में शामिल सदस्य वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और उन्हें कारपोरेट जगत के साथ शेयर बाजार की भी गहन जानकारी है। विपक्षी नेता कुछ भी दावा करें, उनके पास वैसी विशेषज्ञता नहीं हो सकती जैसी सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्यों की है। एक तथ्य यह भी है कि अभी तक शेयर बाजार से जुड़े जितने भी मामलों की जांच जेपीसी से हुई है उसमें जांच के नाम पर या तो लिपापोती हुई है या फिर दलगत राजनीति। इसके चलते किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। संयुक्त संसदीय समितियों की ओर से किसी भी मामले की जांच का अनुभव ऐसा नहीं दिख रहा कि यह कहा जा सके कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करने में सफल रहती हैं। किसी भी मामले की जांच उन्हें भी करनी चाहिए जो उस विषय के विशेषज्ञ हों। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति के संदर्भ में इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि शीर्ष अदालत ने उसका गठन अपनी मर्जी से किया है। प्रदूषण से लड़ाई। केंद्र सरकार यह दावा कर सकती है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल शहरों की हवा साफ हुई है, लेकिन एक तो यह सुधार मामूली है और दूसरे कई शहरों में हवा की गुणवत्ता पहले से खराब भी हुई है। सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर इसलिए संतुष्ट नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया भर के प्रदूषित शहरों की सूची में देश के कई शहर शामिल हैं। गत दिवस ही स्विट्जरलैंड की संस्था IQ एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत 8वें नंबर पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी नाम से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के 100 शीर्ष प्रदूषित शहरों में 65 भारत के हैं। इसी तरह प्रथम 10 प्रदूषित शहरों की सूची में 6 भारत के हैं। इनमें दिल्ली भी शामिल है, जहां प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक साथ कई एजेंसियां सक्रिय रहती हैं। आखिर ऐसे में सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर किसी तरह की सफलता का दावा कैसे कर सकती है। इस प्रोग्राम के आंकड़े कुछ भी कहते हों, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वायु प्रदूषण से त्रस्त शहरों में हवा की गुणवत्ता वर्ष में कुछ ही दिन ठीक रहती है। अधिकतर समय उनमें हवा की गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक ही रहता है। यह सही समय है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की सिरे से समीक्षा की जाए। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं और उनका सही तरह निवारण हो रहा है या नहीं। इनमें से कुछ कारण तो सर्वविदित हैं, जैसे वाहनों का उत्सर्जन और
सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, इसके अलावा अलग अलग शहरों में कुछ स्थानीय कारण भी होते हैं, जैसे कहीं कचरा जलाने से उत्पन्न धुआं, तो कहीं जनरेटर का इस्तेमाल अथवा कोयले से चलने वाले बिजली घर। इन कारणों का सही तरह निवारण नगर निकाय ही कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके पास इसके लिए न तो कोई ठोस कार्य योजना होती है और न ही प्रदूषण से लड़ने की इच्छा शक्ति की कमी के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर इसके लिए दबाव बनाना होगा कि वे अपने नगर निकायों को वायु प्रदूषण से निपटने में सक्षम बनाएं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को सफल बनाना है तो उसमें नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यह भी समझ जाना चाहिए कि प्रदूषण से निपटने के लिए वर्ष भर सक्रियता दिखानी होती है, न कि तब जब वह खतरनाक रूप ले लेता है। वायु प्रदूषण से लड़ने में केवल इसलिए गंभीरता का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए कि उससे देश की छवि पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि वह सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। पाकिस्तान में उठापटक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस और सेना के जवानों को जिस तरह अपने कदम पीछे खींचने पड़े, उससे उनके साथ शहबाज शरीफ सरकार की भी किरकिरी ही हुई। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष भी इमरान खान को दंडित होते हुए देखना चाहते हैं। अब इमरान खान और उनके समर्थकों की ओर से सेनाध्यक्ष को खोसने का सिलसिला और तेज हो जाए तो हैरानी नहीं। पाकिस्तान में यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल के समर्थक अपनी ही सेना की खुली आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह सामान्य घटनाक्रम नहीं। ऐसा घटनाक्रम पाकिस्तान को असामान्य स्थितियों की ओर ले जा सकता है, जो कि पहले से आर्थिक बदहाली से त्रस्त है। आर्थिक बदहाली के साथ पाकिस्तान राजनीतिक बदहाली की ओर भी बढ़ रहा है। यह साफ दिख रहा है कि इमरान खान का जन समर्थन जैसे तैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उन्हें इस वर्ष होने वाले चुनाव में सत्ता की दौड़ से बाहर करने की कोशिश भी तेज हो रही है। इस कोशिश में वह सेना भी शामिल दिखती है जो एक समय छल बल से उन्हें सत्ता में लाई थी। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत अवश्य मिल गई है, लेकिन यदि उनकी गिरफ्तारी का वारंट रद्द नहीं होता तो उनके समर्थकों और पुलिस सेना के बीच नए सिरे से तैयार नहीं, इसलिए यह टकराव कहीं अधिक हिंसक हो सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गत दिवस के टकराव में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। यदि पाकिस्तान में राजनीतिक टकराव बढ़ता है तो उसके आर्थिक रूप से और अधिक डामाडोल होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। चूंकि राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर संकट से जूझता पाकिस्तान भारत के लिए नए खतरे पैदा कर सकता है, इसलिए उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि तमाम संकट से दो चार होने के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने से बाज नहीं आ रहा है। वह कश्मीर के साथ पंजाब में भी शरारत कर रहा है। वह पंजाब में हथियार और नशीले पदार्थ भेजने में लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि वह भारत को अस्थिर अशांत करने की अपनी नीति का परित्याग ऐसे समय भी करने के लिए तैयार नहीं जब वह गहरे संकट में गिरा हुआ है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर न केवल नज़र रखने की आवश्यकता है बल्कि उससे सावधान रहने की भी, इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा अभी टला नहीं है और एक दिवालिया एवं नीतिगत स्तर पर तमाम आतंकी गुटों को पोषण देने वाला पड़ोसी राष्ट्र भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। संसद का गतिरोध। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण को शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों सदनों में हंगामे और नारेबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ है। जहां सत्ता पक्ष संसद में अपनी इस मांग पर जोर दे रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो कुछ कहा उसके लिए उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए, वहीं कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने पर अड़े हुए हैं और संसद नहीं चलने दे रहे हैं। स्पष्ट है कि यदि दोनों पक्ष अपने अपने रवैये पर अड़िग रहते हैं तो संसद का चलना मुश्किल ही होगा। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि बजट को बिना बहस के पारित कराना पड़े। यह ठीक नहीं होगा, लेकिन संसद तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष अपना अपना हट छोड़ेंगे। फिलहाल इसके आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यह तय है कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगने वाले। एक ओर जहां मल्लिकार्जुन खड़गे यह साफ कह चुके हैं कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगने वाले, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अन्य नेता भी यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि उनके नेता ने लंदन में वैसा कुछ कहा ही नहीं जैसा बताया जा रहा है। जैसे इसके आसार नहीं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे, वैसे ही इसके भी नहीं कि मोदी सरकार अदानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग मानने के लिए तैयार हो जाएगी। इसका एक कारण तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 6 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा कर चुका है, और दूसरा यह कि वित्तीय मामलों में अब तक गठित संयुक्त संसदीय समितियों ने जांच के मामले पर या तो लिपापोती की है या फिर दलगत राजनीति। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की विपक्ष की मांग का मुख्य उद्देश्य इस मामले को अगले आम चुनाव तक जिंदा रखना है। चूंकि सरकार विपक्ष के इस इरादे को भांप चुकी है, इसलिए वह उसकी मांग पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। संसद के इस सत्र में केवल बजट पर ही बहस नहीं होनी है, बल्कि कम से कम 3 दर्जन विधेयक भी पारित होने हैं। इनमें से कई अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते प्रस्तावित विधेयक पारित नहीं हो पाते, तो यह एक तरह से राष्ट्र की राह रोकने वाला काम होगा। उचित यह होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष यह समझे कि संसद में गतिरोध की स्थिति पैदा कर वे जनता को निराश करने का ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद।